जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। चलिए बात करते हैं हम पॉलिटी का। देखिए, आज हम देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो या एक क्लास के माध्यम से आपको बताया कि किस तरह से इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस क्लास को हम पहले से कर चुके हैं। देखिए, आज समझते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, कैसे आई, वह किस उद्देश्य से आई। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि भारतीय अगर हम भारतीय लोगों के बारे में बात करें कि भारतीय लोग आखिर गुलाम हुए कैसे, भाई क्या कारण था कि ना तुच्छ लोग, या हम कह सकते हैं कि ना तुच्छ अंग्रेज जो है भारत की उस समय की लगभग 40 करोड़ के आसपास भारतीयों पर राज कर गए। क्या कारण था, आइए जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि ब्रिटेन में 16वीं सदी में, ब्रिटेन के अंदर 16वीं सदी में जो है स्थापना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो भारत में पहला, अगर हम बात करें कि भारत का पहला स्वतंत्रता का जो संग्राम था वो कहा जाता है 1857 को। देखिए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857। हालांकि अगर आप ये सोचे कि जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था वो तो इतना बड़ा था, फिर इस दिन भारत आजाद क्यों नहीं हुआ, उसका भी एक कारण था। देखिए, 1857 में जो लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, जिनमें हम अगर बात करें तो मंगल पांडे भाई 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से लड़े थे। किस लिए लड़े थे? क्या वह देश को आजाद करने के लिए? नहीं, वह इसलिए लड़े थे क्योंकि उनको चर्बी, या कह सकते हैं गाय और शुगर की चर्बी युक्त मिश्रित जो कारतूस प्रयोग किए जा रहे थे, जिन्हें मुंह से खोलना पड़ रहा था, और वह एक निजी ब्राह्मण थे। इस कारण से उन्हें धर्म पर जो है उनकी उंगली उठाई गई थी, अर्थात वो धर्म बचाने के लिए लड़े। अगली हम बात करें, इसी के अंदर झांसी की रानी लड़ी थी। क्या वह देश को आजाद कराने लड़ी थी? जी नहीं। हालांकि देखिए, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वह जिस शहर अर्थात झांसी को आजाद करने के लिए लड़ी थी, जब झांसी आजाद होगा, शहर आजाद होंगे, या जो शहर है जिनके लिए ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जब वो आजाद होंगे तो कहीं ना कहीं देश भी आजाद होगा। लेकिन झांसी, अच्छा बात करें बिहार के कुंवर सिंह, वो इसलिए लड़े थे कि उनकी जमींदारी खत्म कर दी थी। देखिए, अगर हम बात करें बेगम हजरत महल अवध लखनऊ से लड़ी थी। वो लखनऊ को आजाद, या कह सकते हैं कि उनके जो है पुत्र को राजा नहीं बना रहे थे, इस वजह से लड़ी थी। भाई कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 1857 में जितने क्रांतिकारियों ने भाग लिया वो अपने एक रजवाड़े के लिए लड़ रहे थे, या अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे थे, न कि देश को आजाद करने के लिए। चलिए हम कह सकते हैं कि 1600 से लेकर 1800 तक लगभग 300 वर्ष या 350 वर्ष, यानी देखिए 1800 तक 300 वर्ष तक तो भारतीय लोगों को यही नहीं पता था कि हम गुलाम हैं। अगले 50 वर्ष या 350 वर्ष तक कह सकते हैं कि इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कुछ क्रांतिकारी आगे आए, जिन्होंने संघर्ष किया भी, लेकिन समस्त पूरे देश को आजाद कराने के लिए नहीं, बल्कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने राजा रजवाड़े को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, या किसी ने धर्म बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। चलिए अगली हम बात करें तो इसके बाद बात करते आजाद हुए 1947 में। भाई यहां से अगर हम देखें तो समथिंग 100 वर्ष का समय लगा था, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह 100 वर्ष
भारत के उन महान क्रांतिकारी वीर योद्धाओं को, भारतीय जनता को यह समझाने में गुजर गए कि भैया हम गुलाम हैं, आप लड़ो। अब जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक गुलामी की जंजीर टूट नहीं सकती। अर्थात जिस भारत मां पर जिन गोरे चोट्टा लोगों ने गुलामी की जंजीर लगा रखी है, अगर आपको उन्हें तोड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। देखिए इस 100 वर्ष में भारतीय क्रांतिकारी जो महान लीडर हुए हैं या महान क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने, जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने हमें स्वतंत्र कराने के लिए, हमें आजाद कराने के लिए अपना कुर्बान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, बलिदान दे दिया, जो कि कुछ ऐसे भी महान क्रांति थे जो कह सकते हैं हम कि मौत से 1% भी नहीं डरते थे, जहां गोरे मिले गोली मार दी। उन्हीं लोगों की बदौलत आप हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, आप हमारा सुन पा रहे हैं। अगर ये सब प्रक्रिया यहाँ चल पा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे उन्हीं क्रांतिकारियों की बदौलत जिन्होंने कभी बलिदान दिया था। उन क्रांतिकारियों को आप हमेशा दिल में बनाए रखें। उनकी जो जगह है हमारे अंदर बहुत सर्वश्रेष्ठ है और हमारे लिए वो हमेशा पूजनीय रहेंगे। मैं नमन करता हूं ऐसे क्रांतिकारियों को जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपना सिर्फ परिवार ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी समस्त खुशियों को छोड़कर हमें आजाद कराने के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। याद करो उन महान वीरों को जिन्होंने कभी ना अपना परिवार देखा, ना उम्र देखी, छोटी उम्र होने के बावजूद भी। याद करिए उन महान सरदार भगत सिंह को, जो जिस 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने फांसी खाई थी, उस 23 वर्ष की उम्र में लोग खिलौनों से खेलते हुए देखते हैं या पढ़ाई में विलीन होते हैं। उस उम्र में सरदार भगत सिंह आपके लिए फांसी खा रहे थे, इसलिए आप उनको हमेशा अपने दिल में संजोए रखें, उनकी यादों को हमेशा बनाए रखें। चलिए आगे हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। देखिए आज हमने जो विषय लिया है वो हमारा वह विषय है जिसमें आपको सिर्फ एक भारत की आजादी या क्रांतिकारी से संबंधित ही नहीं, मेरा मानना यह है कि आप पहली बार वहां से उन चीजों को अध्ययन करेंगे, समझेंगे। देखिए अगर हम बात करें, देखिए इससे पहली वीडियो में अभी हमने बताया कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन की बात कर चुके हैं, किस तरह गठन हुआ उनकी बातें कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर हम भारत की बात करें तो उस समय पर ब्रिटेन के राजा या ब्रिटेन के राजकुमार, नाम था, ब्रिटेन के जो राजकुमार थे नाम था उनका जेम्स प्रथम। राजा जेम्स प्रथम के आदेश पर 24 अगस्त 1608 को, भैया वहां से देखिए ब्रिटेन की कंपनी अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आगमन के लिए निकल रही है। आप ध्यान से समझेंगे कि किस तरह भारत आती है, क्योंकि भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज पहले से वास्को डी गामा द्वारा की जा चुकी है। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के आदेश पर 24 अगस्त 1608 को कैप्टन विलियम हॉकिंस, कौन आते हैं तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं और ये जिस जहाज से आए थे नाम था हेक्टर। किस जहाज से आते हैं? हेक्टर जहाज से। देखिए हेक्टर जहाज से कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं और उसी रास्ते से आते हैं जिससे वास्को डी गामा पहले भारत आ चुका था, और उस रास्ते से यह सबसे पहले भारत के गुजरात बंदरगाह पर पहुंचते हैं। देखिए मैप के माध्यम से समझते हैं, भारत के गुजरात बंदरगाह पर यह है हमारा प्यारा भारत। देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस सबसे पहले
गुजरात के सूरत बंदरगाह, यहां पर शहर है सूरत, कौन सी जगह है? गुजरात, सूरत गुजरात। देखिए सबसे पहले हेक्टर नामक जहाजकार था, कैप्टन विलियम हॉकिंस अपना लंगर कहां डालते हैं? सूरत बंदरगाह पर। देखिए इन अंग्रेजों की आप चाल देखिए, यह वास्तव में व्यापार करने की अनुमति लेने आए थे, लेकिन अनुमति लेने से पहले यहां सूरत में इन्होंने एक अस्थायी फैक्ट्री डाल दी थी 1608 में ही। जब चोटा तुम्हें फैक्ट्री डालनी ही थी तो फिर तुम इजाजत लेने किससे आए थे? या फिर जब इजाजत लेनी थी तो इजाजत लेने के बाद फैक्ट्री डालते। देखिए उनकी अगर आप सोच की बात करें तो कितना दूर तक सोच पा रहे हैं कि उन्होंने इजाजत लेने तो भेजा, अर्थात जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे वो इजाजत लेने आए थे, लेकिन उनको लगा कि जो गुजरात के उस समय पर जो वहां के स्थानीय राजा थे उनसे उन्होंने बातचीत की कि भैया हमें आपके यहां पर जो है फैक्ट्री अर्थात व्यापार करना है, क्योंकि यह अल्टीमेटली व्यापार के उद्देश्य से ही भारत में आए थे। लेकिन वहां के राजा जो थे उन्होंने कहा देखिए आप भारत में जो व्यापार करना चाहते हैं उसकी इजाजत सिर्फ हमसे लेने से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस समय पर भारत में अर्थात समस्त भारत में जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है वो उस समय मुगल थे। जिसलिए उन्होंने कहा कि आप जाइए दिल्ली और दिल्ली से पहुंचिए आप आगरा, अर्थात उस समय पर मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी, आगरा, ठीक है, दिल्ली। अच्छा आगरा में उस समय पर मुगल शासक थे जहांगीर, अर्थात आगरा में राजधानी हुआ करती थी जहां मुगल शासक जहांगीर का शासन था। तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे इन्होंने इनके साथ जो कई लोग आए थे उन्होंने उन सभी को छोड़ा सूरत में और खुद पैदल रास्ते या कह सकते हैं स्थलीय मार्ग से चल दिए आगरा के लिए। भैया यह जब कैप्टन विलियम हॉकिंस आगरा पहुंचे, आगरा क्या थी तो हम कह सकते हैं आगरा उस समय पर मुगल राजधानी थी, जहां पर किससे मिले? मुगल बादशाह जहांगीर से। देखिए एक्चुअल में जहांगीर कहीं ना कहीं यह जानते थे, क्योंकि वो इससे पहले पुर्तगालियों से बर्ताव कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं यह पता था, या हम कह सकते हैं पुर्तगालियों ने इनके कान भर दिए कि यह लोग सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे, इसलिए भैया सोच समझकर इनको इजाजत देना। देखिए वैसे माना जाए तो जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर दरबार में आया था तो देखा जाए तो इसको पकड़ के ये मार मारनी चाहिए, इसमें भगा दिया जाता है इसको, तभी अगर इसको मार के भगा दिया जाता तो कहते भी है कि एक पिटत्व चार वैसे नहीं आते, अर्थात एक को अगर मार लगाई जाए ढंग की तो चार तो वैसे ही नहीं आएंगे। लेकिन जब यह जहांगीर के दरबार में आए तो जहांगीर इन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आने का ऐलान कर दिया, और सूरत बंदरगाह से जब यह आगरा आए तो उस समय डेट हो चुकी थी 1609, अर्थात ये जहांगीर से मिलने आगरा कब आए? 1609 में। देखिए वहां पर इन्होंने जहांगीर से मुलाकात की और कहा देखो भैया हमें व्यापार की अनुमति चाहिए, आप हमें व्यापार की अनुमति दीजिए, मैं ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से आया हूं, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का यह आज्ञा पत्र लेकर आया हूं मैं कि हमें व्यापार की अनुमति दी जाए। लेकिन यहां देखा गया कि जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे वो व्यापार की अनुमति लेने में असमर्थ रहे, अर्थात ले नहीं सके। लेकिन यह कहीं ना कहीं इससे जहांगीर बड़ा प्रभावित हुए। भाई एक तो गोरा था, और अगर आप आज भी देखें तो हमारे यहां पर
जैसे आप देखते हैं स्टेशन वगैरह या फिर किसी भी इमारत जो विरासत स्थल है हमारे, जैसे कि ताजमहल वगैरह या फिर दिल्ली के लाल किले पर हम देखते हैं कि कोई भी अंग्रेज मिल जाए तो भारतीय लोग किला देखने से ज्यादा उसे देखने में जो है समय गुजार देते हैं। इसीलिए यह लोग देखिए, जहां से हम बिलोंग करते हैं, अगर वहां की बात की जाए तो वह अंग्रेज तो छोड़ो, हमारे यहाँ के लोग आज लग 2-3 घंटे तो किसी के अगर खेत में जेसीबी चल रही है मिट्टी उठाने के लिए, वहां निकाल देते हैं। उसमें भी एक दो तो ऐसे भी होते हैं जो साइड भी बता देते हैं कि यहां निकालिए, यहां चलिए। इस तरह से देखा जाए तो भारत के लोगों के पास काम था ही नहीं, या कह सकते हैं करना नहीं चाहते। हर व्यक्ति फ्री का लेना चाहता है, सरकारी सबको चाहिए, काम कोई नहीं करना चाहता। इसीलिए जब यह जहांगीर ने इनको व्यापार की अनुमति तो नहीं दी, परंतु इनसे प्रभावित होकर इनको 400 का मनसबदार दिया, अर्थात मनसबदार, भाई 400 का मनसबदार बनाया। वह इंग्लिश खान, वह इंग्लिश खान की उपाधि दी, इंग्लिश खान की उपाधि से इनको जो है सम्मानित किया। और इन्होंने यहां पर अर्थात आगरा में किसने, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने, यहां देखिए जहांगीर के दरबार में एक अमेरिकी ईसाई महिला नाम था मरियम खान। मरियम खान जो कहां की थी, अमेरिकी मूल की रहने वाली थी, अमेरिकी मूल की ईसाई महिला थी, जिसने जहांगीर के दरबार में मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। इस महिला से शादी किसने की, कैप्टन हॉकिंस ने। भैया इसने इससे शादी भी की, लेकिन तब भी वह जहांगीर से व्यापार की इजाजत पाने में असमर्थ रहे, जो कि व्यापार की इजाजत ना मिलने पर 1611 में भाई वापस चले गए। कहां पहुंचे, तो वापस पहुंचे सूरत, गुजरात। जब यह वापस सूरत गुजरात पहुंचे स्थल मार्ग से, तो वहां पर इन्होंने देखा गया कि इनके जब यह सूरत बंदरगाह से आए थे, उस समय पर जो इनके साथ लोग थे जिन्हें यह सूरत ही छोड़कर आए थे, उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति था, नाम था टॉमस एडवर्ड। चलिए यहां से रफ करते हैं। चलिए देखिए, जब यह गुजरात वापस पहुंचे तो वहां पर व्यक्ति था इनके साथ का ही टॉमस एडवर्ड। टॉमस एडवर्ड ने तुम्हारा 1611, देखिए जैसे ही वहां पहुंचे तो टॉमस एडवर्ड देखिए 1611 में पहुंचे। इसने पहले से वहां पर एक स्थायी कोठी पहले से खोल ली, अर्थात यह ऐसी कोठी थी, यह ऐसी व्यापारिक कोठी थी जिसको मान्यता प्राप्त नहीं थी, अर्थात हम कह सकते हैं राजकीय मान्यता प्राप्त नहीं थी। अब देखो गौर से देखिए इनकी चाल, देखिए व्यापार की अनुमति लेने आया, व्यापार की अनुमति नहीं मिली, फिर भी इन्होंने अस्थायी कोठी खोल ली, जिसमें इन्होंने व्यापार करना भी प्रारंभ कर दिया। अगले की अगर हम बात करें तो यहीं पर अर्थात 1611 में एक इन्हीं के साथ का अंग्रेज था, नाम था कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट ने सूरत बंदरगाह को पुर्तगालियों से मुक्त करवा लिया,
अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस सूरत बंदरगाह पर पहले से पुर्तगालियों के अधीन था, या कह सकते हैं पुर्तगाली शासन कर रहे थे, इसने उनसे लड़कर वह सूरत बंदरगाह उनसे छीन लिया और पुर्तगालियों का जो एकाधिकार भारत में व्यापार का था उसे तोड़ दिया, अर्थात ये भी व्यापार करने लग गए। तथा हम आगे बात करें इसी में, तो इसी समय पर अर्थात 1611 में भाई दक्षिण पूर्वी तट पर इन्होंने एक मछलीपट्टनम इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। मछलीपट्टनम में एक व्यापार या व्यापारी कोठी खोली। यह भी अस्थाई थी। अस्थाई मतलब कभी भी वहां से उठा सकते हैं, या कह सकते हैं इसको भी व्यापार की अनुमति नहीं थी, अर्थात इन्होंने बिना अनुमति के यहां पर कोठी खोल ली। देखिए जब यह समय गुजरा तो देखिए आगे अगर हम बात करें, चलिए आगे की बात करते हैं। तो जो कैप्टन हॉकिंस जो भारत आए थे व्यापार की अनुमति लेने के लिए, लेकिन व्यापार की अनुमति नहीं पा सके, जिसके बाद वह यहां से जाने लगे। लेकिन तब तक कहीं ना कहीं जहांगीर को ऐसा लग रहा था कि भाई हमारा जाएगा क्या, व्यापार की अनुमति दे देते हैं। तो कहा जाता है कि जहांगीर ने सन 1613 में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि भाई आप कह सकते हैं अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी खोलने की कुछ हद तक छूट दी गई। देखिए प्रॉपर नहीं दी गई, पूरे भारत में व्यापार करने की छूट नहीं दी गई, कुछ हद तक या कुछ जगह तक सीमित की छूट दी गई, जिसमें अंग्रेजों ने सन 1613 में सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री या स्थायी कोठी खोली। किसके लिए? तो व्यापार के लिए। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद अर्थात जब कैप्टन विलियम हॉकिंस वापस चले गए ब्रिटेन, तो वहां से इंग्लैंड या ब्रिटेन के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उन्होंने एक अपना राजदूत बनाकर एक और व्यक्ति को भेजा। अपना राजदूत बनाकर कहां भेजा? भारत। अर्थात वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या वहां के यानी ब्रिटेन के राजा के राजदूत बनकर भारत में जहांगीर के दरबार में आया। जो किसके लिए आया था? उसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य था, वो था व्यापार की अनुमति प्राप्त करना। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम आगे समझेंगे आप किस तरह से जो है अनुमति लेकर भारत आया। नाम था, चलिए अब बात करते हैं हम। देखिए सन 1615 ईस्वी में, अर्थात डेट थी 1615, इंग्लैंड के राजा अर्थात जेम्स प्रथम का आज्ञा पत्र लेकर जेम्स प्रथम का आज्ञा पत्र लेकर टॉमस रो, सरफर छोड़ो, टॉमस रो भारत आता है। अर्थात हम कह सकते हैं भारत आया टॉमस रो। ये 1615 ईस्वी में जब भारत आया तो भाई ये भी सूरत बंदरगाह पर उतरा, और सूरत बंदरगाह से अर्थात हम कह सकते हैं यहां से यह आया आगरा। लगभग 3 माह का समय लगा है इसको आगरा पहुंचने में, क्योंकि उस समय पर भारत में आज की डेट की आधुनिक वाहनों की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से इनको आगरा पहुंचने में लगभग 3 माह का समय लगा। और 3 माह बाद यह जहांगीर के दरबार में पहुंचा, जो कि
जहांगीर के दरबार में अर्थात जहांगीर के दरबार में एक पादरी थे, आगरा के ही पादरी, नाम था एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी की सहायता से जहांगीर दरबार में गया। ये जब जहांगीर के दरबार में एडवर्ड टेरी की सहायता से गया, देखिए इसका एक ही उद्देश्य था, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार की अनुमति प्राप्त करना। ठीक है, यह 15 से लेकर हम कह सकते हैं कि जो टॉमस रो था, टॉमस रो 1615 से लेकर 1619 तक लगभग 4 वर्ष कहां रहा ये? जहांगीर के दरबार, जहांगीर के दरबार में रहा। और इस व्यक्ति ने, इसको पहले से पता था कि अगर मैं डायरेक्ट जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करता हूं तो इससे पहले हमारे चाचा अर्थात कैप्टन विलियम हॉकिंस ने यह प्रयास कर लिया है, लेकिन उसको व्यापार की अनुमति नहीं मिली। इस कारण से इसने चाल चली। चाल क्या थी? देखिए, चाल ये थी कि जहांगीर की पत्नी, नाम था नूरजहां, नूरजहां तथा नूरजहां के पिता, नाम था आसफ खां, पिता आसफ खां तथा जहांगीर का पुत्र, अगर हम जहांगीर के पुत्र की बात करें तो नाम था खुर्रम, जिसे आगे चलकर साझा कहा गया। भाई पहले उसने बहुमूल्य उपहार देकर, यानी इन तीनों लोगों को बहुमूल्य उपहार भेंट किए और इन्हें अपनी ओर मिला लिया। अब देखिए, आपको यह पहले से पता हो, कहा भी जाता है कि जब जिंदगी बैंड बजाए तो ढोल बजाने वाले अपने ही होते हैं। अर्थात यह इसका जो परिवार था, इसको इसने अपनी ओर मिला लिया। इस कारण से जहांगीर को थॉमस अर्थात टॉमस रो जो थे, उनको व्यापार की अनुमति देना ही पड़ा। और व्यापार की अनुमति के साथ जहांगीर ने 1618 में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र जारी किया। इस आज्ञा पत्र की अगर हम बात करें तो इसमें अंग्रेजों को कुछ व्यापारिक छूट दी गई। भाई जो अंग्रेज आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, उन अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधा दी गई। और देखिए यहां पर पहले से जो पुर्तगाली सेना थी, या हम कह सकते हैं जो पुर्तगाली कंपनी थी, उसके विरुद्ध, पुर्तगाली जो सेना थी उसके विरुद्ध सेना रखना भी या सेना रखने का भी आदेश दिया गया। अर्थात कहा गया कि देखिए, एक तो आप व्यापार कर सकते हैं, ऊपर से आप सेना भी रख सकते हैं। जो पुर्तगाली कंपनी या पुर्तगाली जो अंग्रेज यहां पहले से व्यापार कर रहे हैं, अगर वो आपसे कंपटीशन करते हैं या आपसे कहीं पर उलझते हैं, विवाद करते हैं, तो आप उस विवाद को निपटाने के लिए क्या रख सकते हैं? सेना रख सकते हैं। अर्थात इनको सैन्य क्षेत्र में भी छूट दे दी गई। जब इनको यह छूट मिली, तब देखिए 1619 में जो टॉमस रो आए थे, भाई वो तो छूट मिलने के बाद वापस चले गए। कहां? इंग्लैंड। लेकिन इनके बाद
भारत में इन्होंने कई जो है कोठियां खोली। कहां कहां खोली तो सुनिए, बड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, अजमेर, अन्य जगह। देखिए इस जगह पर इन्होंने व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली और इन व्यापारिक कोठियां जो खोली थी, ये सभी कोठियों का नियंत्रण किस कोठी के हाथ में था? अर्थात जो 1613 में सूरत में व्यापारिक कोठी खोली गई थी, उसके हाथ में इनका नियंत्रण सभी का सौंपा गया। अर्थात ये सभी कोठियां किसके नियंत्रण में आती थी? तो जो 1613 में जो सूरत में खोली गई थी, उस कोठी के नियंत्रण में आती थी। चलिए आगे अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने भारत की राजनीति में तो हस्तक्षेप किया ही, अर्थात मुगलों की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लग गए। धीरे धीरे इन्होंने अपना किस तरह से व्यापार करना प्रारंभ किया, किस तरह से क्षेत्र विस्तार किया, आइए समझते हैं। देखिए ये दूरदृष्टि बहुत थी, अर्थात ये दूर की सोचने वाले व्यक्ति थे। चलिए देखते हैं किस तरह से इन्होंने आगे आज्ञा जो है पाई। चलिए जानते हैं, ये रफ कर लेते हैं। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें 1639 के, देखिए 1639 को अंग्रेज थे, नाम था फ्रांसिस डे। देखिए इनको ऐसा मत समझना कि नाम से ये फ्रांसीसी होंगे, जी नहीं, नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे, जिन्होंने अगर हम बात करें तो चंद्रगिरी के राजा, देखिए चंद्रगिरी मद्रास में पड़ता है, चंद्रगिरी के राजा से भाई इन्होंने क्या किया, चंद्रगिरी से राजा से कुछ बस्तियां पट्टे पर लेकर, अर्थात लीज पर लेकर। आप समझते होंगे गांव में जो कुछ जमीन जो है पट्टे के रूप में दी जाती है, लीज पर दी जाती है। लोग वह गांव में अपने खेतों को लीज पर दे देते हैं, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तब तक जो लेने वाला है वो उसमें फसल उगाएगा, लेकिन वो जमीन किसकी रहती है? जिसकी है। अर्थात इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से कुछ बस्तियां पट्टे पर यानी लीज पर लेकर वहां पर व्यापारिक कोठियों का स्थापना की तथा एक कारखाना बनाया इन्होंने, या कह सकते हैं हम एक कारखाने की स्थापना की। कहां पर? चंद्रगिरी। एक कारखाना अर्थात कोठी का निर्माण किया। देखिए यह जो चंद्रगिरी में पहली कोठी बनी थी 1639 में, इस कोठी का हम बात करें तो इस कोठी या इस कारखाने की किलेबंदी की गई। किलेबंदी कह सकते हैं, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया, किलेबंदी की गई। इस कोठी की पहली कोठी थी जिसकी किलेबंदी की गई थी, किलेबंदी, ठीक है। तथा किलेबंदी कर कर उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज, क्या नाम रखा? तो देखिए फोर्ट मीन्स किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखिए जॉर्ज इनके राजाओं के नाम पर रखते थे, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। इस जगह को आगे चलकर मद्रास कहा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसी जगह को, किस जगह को? जहां पर चंद्रगिरी के राजा से जो कुछ क्षेत्र या कुछ जगह पट्टे पर ली गई थी, लीज पर ली गई थी, वही जगह आगे चलकर मद्रास के नाम से विकसित हुई। अर्थात इस जगह को मद्रास कहा गया, इस जगह को मद्रास कहा गया। देखिए अगर अब हम बात करें कि मद्रास
मद्रास शहर, यह जगह के संस्थापक किसको माने जाएंगे? तो फ्रांसिस डे को यहाँ का क्या माना जाता है? संस्थापक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो पूर्व की अर्थात पूर्व भारत में सबसे पहले, पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्व भारत में, यानी मैप के माध्यम से अगर हम समझेंगे, देखिए पूर्व भारत की बात करें तो सबसे पहले कोठी उड़ीसा में खोली गई, उड़ीसा के अंदर, और यह खोली गई थी 1633 ईस्वी। पूर्व की अगर हम बात करें तो 1633 ईस्वी में व्यापारिक कोठी अंग्रेजों द्वारा खोली गई थी। इसके आगे हम चले अगर तो अगली बात करें 1651, देखिए ये खोली गई है उड़ीसा। अगली बात करते हैं 1651 की। चलिए देखिए 1651 की बात करें हम तो बंगाल में व्यापारिक विस्तार के उद्देश्य से हुगली में एक कोठी खोली गई, अर्थात बंगाल जो था, बंगाल के हुगली में व्यापारिक उद्देश्य से एक कोठी खोली गई। देखिए आज का बंगाल नहीं, उस समय का बंगाल, ये बंगाल था उस समय का, भाई इसमें बिहार वगैरह भी शामिल थे, ये वाला बंगाल था उस समय, अर्थात यहाँ पर हुगली में जो है पहली कोठी खोली गई, जो खोली गई थी 1651। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, चलिए इसके बाद हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल, अर्थात हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, इसके बाद कासिम बाजार व पटना कोमा राजमहल, यहां पर व्यापारिक कोठियां खोली गई। देखिए यह व्यापार धीरे धीरे से वह विकसित कर रहे थे, या कह सकते हैं धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही देखिए इस तरफ अगर हम बात करें तो मुगलों का भी समय अंतराल समय से चल रहा था, अर्थात वो भी उससे चल रहे थे समय से। अगले की अगर हम बात करें तो 1661 की बात करते हैं। चलिए 1600 अगर हम 61 की बात करें तो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की रानी कैथरीन से हो गया। देखिए तब तक देखा जाए तो इंग्लैंड के जो राजा चार्ल्स द्वितीय थे वह पुर्तगाल की जो रानी थी कैथरीन, उनके साथ प्रेम संबंध बढ़ा, जिसके कारण दोनों की हुई शादी। जब दोनों की शादी हुई तो उस समय के अनुसार जो कैथरीन की शादी राजा चार्ल्स से हुई थी, उस समय जो भारत का बंबई शहर था, अर्थात आज का बंबई नहीं, उस समय का बंबई, यह था उस समय बंबई। भाई ये जो बंबई शहर था वो उस समय किसके पास था? हम कह सकते हैं बंबई उस समय पुर्तगाल के कब्जे में था, और पुर्तगाल ने दहेज के रूप में यह किसे दे दिया? तो यह दे दिया इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा को दहेज के रूप में दे दिया। लेकिन देखिए इंग्लैंड का जो राजा था वो भी बड़ा चालाक था, भाई इसको तो पता था चार्ल्स द्वितीय को कि मैं क्या करूंगा बंबई का। इसने यह तुरंत 10 पाउंड के किराए पर किसे दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को।
भाई अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के किराए पर, वार्षिक किराया मतलब एक वर्ष बाद 10 पाउंड देने थे, उस पर दे दिया। अब देखिए इनका दूरदृष्टि समझिए, यह चोटा भारत का शहर खुद का हो गया, किराए पर भी दे दिया, और भारत के लोग यहाँ पर पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, वो सिर्फ खाना खाने में बिजी थे, या कह सकते हैं पेट भरने तक ही सीमित थे, आगे तक सोच बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं वो। इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी यह गांव में देखा जाता है कि जो हाई कास्ट या हाई समाज के जो लोग हैं वो आज भी आगे बढ़ने की बजाय अपने ही सीमित स्तर में जो निचली कास्ट के लोग हैं उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि उन्हीं पर राज करना चाह रहे हैं, अर्थात एक सीमित क्षेत्र में राज करना चाह रहे हैं। उन्हें भी दूरदृष्टि के आगे के तक सोच ही नहीं पा रहे, इसी सोच के कारण भारत जो है गुलाम हुआ, और हुआ तो जल्दी आजाद इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जाति व्यवस्था फैली हुई है वो हम कह सकते हैं कि इस देश के विकास होने पर सबसे बड़ा कलंक है। तब तक यहाँ से लोगों के दिमाग से यह जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, तब तक भारत उतनी तीव्र गति से विकास नहीं कर सकता। अगर देखा जाए तो कमी क्या है, भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, अर्थात हर चीज में श्रेष्ठ था, शिक्षा से लेकर व्यापार से लेकर। देखिए जब लोग अन्य देशों में खाना खाना तक नहीं जानते थे, उस समय भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही तीव्र गति से विदेशों में व्यापार हो रहा था। वही भारत जो आगे चलकर इन घटिया जातिवादी लोगों के इसी सोच के कारण जो है आगे गुलाम हुआ। इन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए, तभी जो है देश का विकास होगा, तभी हिंदुस्तान दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएगा। चलिए, लेकिन ऐसा होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि बंबई शहर को 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की रानी कैथरीन से हुआ, जहां से बंबई जो पुर्तगाल के अधीन थी वो उन्होंने दहेज के रूप में किसे दे दी, इंग्लैंड, अर्थात इंग्लैंड के राजा को। इंग्लैंड के राजा ने वही कंपनी 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी गई। अर्थात देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र बढ़ रहा है, और जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ेगा तो यह लोग सिर्फ व्यापार ही नहीं, भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। चलिए आइए जानते हैं। देखिए जब इंग्लैंड को, या कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, मुंबई शहर 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर जब ब्रिटेन के राजा से लीज पर मिल गया, अर्थात किराए पर मिला, तो इन्होंने जो इनकी कंपनी का मुख्यालय जो सूरत में था, अर्थात सूरत गुजरात में था। देखिए एक्चुअल में उस समय गुजरात था ही नहीं, भाई गुजरात तो बाद में बना, उस समय पर यह पूरा बंबई था। लेकिन यहां से इन लोगों ने, जब इनको बंबई मिला तो इन्होंने सूरत से अपना मुख्यालय कहां शिफ्ट कर दिया, तो भाई मुख्यालय लेके चले गए ये बंबई शिफ्ट किया, मुख्यालय पहुंचा दिया इन्होंने बंबई। अर्थात हम कह सकते हैं कि बंबई शहर के जो संस्थापक थे, बंबई शहर के संस्थापक, नाम था उनका गैरोल्ड अंगियर। अर्थात गैरोल्ड अंगियर को मुंबई शहर का संस्थापक माना जाता है। यही से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्षेत्र वृद्धि हुई, अर्थात ज्यादा क्षेत्र मिला, तो यह बौखला गए और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गए। चलिए आइए जानते हैं। अगली अगर हम बात करें तो 1661 में ही जो ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, ने एक आज्ञा पत्र जारी किया
और इस आज्ञा पत्र में कहा गया कि इसके आधार पर कंपनी को कई छूट दी गई ब्रिटेन के द्वारा। और वो छूट क्या क्या थी कि कंपनी जो है अपने, या हम कह सकते हैं कि कंपनी अपनी मुद्रा ढाल सकती है, मुद्रा ढालने का कार्य कर सकती है। अब देखिए, जब कंपनी अपनी मुद्रा बनाएगी तो क्या उसके लिए टकसाल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। अर्थात कंपनी अपना विस्तार कर रही है तो उसके लिए आदेश दिया गया, या कह सकते हैं कि वहां से यह आदेश मिला कि कंपनी अपना व्यापार कर सकती है, या कह सकते हैं मुद्रा छाप सकती है, और वह मुद्रा का चलन भी रहेगा। जिसके बाद आगे चलकर इसी आज्ञा पत्र में, अर्थात जो चार्ल्स द्वितीय का आज्ञा पत्र आया था, इसी में कहा गया कि कंपनी अपनी कोठी की किलेबंदी कर सकती है कोठी की, तथा किलेबंदी के साथ साथ ही जो गैर ईसाई राज्य हैं, गैर ईसाई राज्य हैं, उनके साथ संधि कर सकती है। इसी बीच अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। हस्तक्षेप इतना हुआ कि अगली बात करें हम सन 1687 में अंग्रेजों ने सन 1686 में अंग्रेजों ने हुगली में लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण हुगली में लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। परंतु देखिए, अगर हम देखें तो उस समय पर मुगल सल्तनत, अर्थात जो मुगल बादशाह थे, उनका भी क्रमबद्ध समय या कार्यकाल चल रहा था। तो यहां पर उनकी जो है झड़प पहली बार किससे हुई? औरंगजेब से। औरंगजेब से इनकी यहां पर पहली बार जो है झड़प हुई। देखिए, कहा जाता है कि औरंगजेब जो शासक थे वो मुगल सल्तनत के अंतिम, महान तो नहीं कह सकते, लेकिन अंतिम क्रूर शासक थे, या कह सकते हैं कि अंतिम एक मुगलों की सोच के इस तरह एक अच्छे शासक हुए। उसके बाद मुगल सल्तनत में ऐसा कोई शासक नहीं आया। देखिए, अगर देखा जाए तो अगर आगे भी ऐसे शासक होते तो हो सकता है शायद हिंदुस्तान गुलाम नहीं हुआ होता। तो ऐसी स्थिति देखी गई। आगे हुआ सन 1688 में अंग्रेज लुटेरा था, नाम था जॉन चाइल्ड्स। जॉन चाइल्ड्स ने हुगली में हज यात्रियों को लूट लिया, या कह सकते हज यात्रियों को लूटा। यह जब समाचार औरंगजेब को मिला तो औरंगजेब ने अंग्रेजों को, या अंग्रेजों के मध्य झड़प हुई, जिसमें औरंगजेब ने अंग्रेजों को इतना बुरी तरह खदेड़ा, अर्थात इतना बुरी तरह मारा कि यह लोग वहां से भागने पर मजबूर हो गए। अर्थात अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया, भागने पर मजबूर कर दिया। अर्थात यहां से अंग्रेज जो है भागने पर मजबूर हो गए, और उन्होंने कासिम बाजार, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम तथा सूरत की कोठियों को छीन लिया। अर्थात औरंगजेब ने आपकी सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम
कौमा कासिम बाजार, ये इस तरह से कई कोठियां जो है औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों से छीन ली गई, जिस कारण से अंग्रेज यहां से भागने पर मजबूर हो गए। उनको लगा भैया ये खतरनाक है, तो आगे चलकर उनको लगा कि कोई बात नहीं, अंग्रेज जो थे वहां पर वो सभी अंग्रेजों ने औरंगजेब से क्षमा मांगी और 1.5 लाख अर्थात 1.5 लाख रुपए वार्षिक किराया, या हम कह सकते हैं मुआवजे के रूप में, वार्षिक नहीं मुआवजे के रूप में दिया गया। 1.5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में जो है दिए गए, या कह सकते हैं 1.5 लाख रुपए एक तरह से दंड के रूप में दिए गए, जिसके कारण से औरंगजेब ने यह इनको पुनः व्यापार की अनुमति दे दी गई, पुनः व्यापार की अनुमति दी गई। इस तरह से जो है यहाँ पर इन्होंने अपनी व्यापार को बनाए रखा। चलिए आगे समझते हैं हम। आइए देखिए अगली हम बात करें तो देखिए अब इनका विस्तार बढ़ता हुआ जाएगा, अर्थात 1691 की हम बात करें तो 1691 में बंगाल के नवाब, या उस समय बंगाल के जो नवाब थे इब्राहिम खां, बंगाल के नवाब इब्राहिम खां ने 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार में इनको कुछ छूट दी गई, कह सकते हैं व्यापार में कुछ छूट दे दिया, हम कह सकते हैं निःशुल्क व्यापार का आदेश दे दिया। 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले कहा गया कि आप हमें 3000 रुपए वर्ष के अंत में टैक्स के रूप में दे दीजिए, उसके बदले आप चाहे जितना व्यापार कीजिए। ये उस समय की जो है प्रायोरिटी रही। इसके बाद सन 1698 की हम बात करें तो सन 1698 में कंपनी ने 3 गांव कौन थे? सुतानती, कालीकाता तथा गोविंदपुर। कौन कौन से गांव लिए? तो सुतानती, कालीकाता, कौमा, गोविंदपुर, यह 3 गांव कंपनी ने केवल 1200 रुपए का भुगतान करके, केवल 1200 रुपए का भुगतान करके प्राप्त किए और इन्हीं तीनों गांव पर आगे चलकर कलकत्ता शहर की नींव डली। अर्थात हम कहा जाता है कि इनमें जो कालीकाता गांव था, अर्थात यहाँ पर एक महान जो बहुत ही प्राचीन पुराना मंदिर भी था, जिसके कारण इसका नाम कालीकाता पड़ा। इसी नाम पर चल के आगे कलकत्ता शहर की नींव रखी गई, या हम कह सकते हैं इन तीनों जो है नगरों को मिलाकर, अर्थात सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुर तीनों को मिलाकर जॉब चारनॉक ने कलकत्ता शहर की नींव रखी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉब चारनॉक थे। चलिए आगे अगर हम 1690 की बात करें, देखिए 1690 की बात करें अगर हम तो सुतानती में जो व्यापारिक कोठी खोली गई थी, व्यापारिक कोठी खोली गई थी, उसी कोठी को आगे चलकर
1697 में उसका नाम बदल दिया और नाम रखा गया फोर्ट विलियम, अर्थात नाम बदलकर क्या रखा गया, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम ना रखा गया। यह सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम अध्यक्ष बने तथा इसके बाद हम बात करेंगे अगली फर्रुखसियर का फरमान, या हम कह सकते हैं जो औरंगजेब के बाद जो शासक आए उनकी क्या हस्तक्षेप था, अर्थात उन्होंने किस तरह से जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ते रहने दिया, कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, या हम कह सकते हैं कुछ थोड़े से मुआवजे के रूप में उन्होंने कुछ क्षेत्र जो है कंपनी को दे दिए। अर्थात हम कह सकते हैं जो सुल्तानती कालिका था और गोविंदपुर, तीन नगरों को मिलाकर जॉर्ज चार्नोक द्वारा जो कलकत्ता शहर की नींव रखी गई, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा जो है एक तरह से उपहार साबित हुआ, जिसके कारण आगे चलकर कलकत्ता शहर पर पूरी तरह से जो है इनका शासन हुआ। और इसी कलकत्ता शहर में फोर्ट विलियम्स की स्थापना हुई, जो एक व्यापारिक कोठी थी, जो उससे पहले कहां खोली गई थी, तो सुल्तानती में 1690 में खोली गई थी। यही कोठी आगे चलकर फोर्ट विलियम, अर्थात इसका नाम 1697 में बदलकर फोर्ट विलियम रखा गया। यह आज भी कलकत्ता शहर में स्थित है। इसी फोर्ट विलियम से चलकर जो है कंपनी ने बहुत ही बड़ा व्यापारिक मोड़ लिया और उन्होंने उत्तर भारत की ओर पूरी तरह से कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। या हम कह सकते हैं कि उस समय मुगल सल्तनत में उस तरह के बादशाह नहीं थे जो उसे रोक सके, जिस कारण से कंपनी ने आगे बढ़ती गई और अंत में भारत को गुलाम बना लिया, जो कि 1947 में जाकर आजाद हुआ। देखिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में। पॉलिटी की आपको लगातार क्लासें मिलती रहेंगी क्रम से। देखिए इसके बाद हम अगला फर्रुखसियर के फरमान की बात करेंगे। फिर इसके बाद जो है कंपनी का भारत पर सीधी तरह से कब्जा हो जाएगा। जब सीधी तरह से कब्जा होगा तब अर्थात तब ब्रिटेन से कुछ एक्ट आएंगे जिन्हें आप चार्टर्ड एक्ट कहेंगे। उन चार्टर्ड एक्ट में 1726 से 1773 की बात करेंगे, 1784 की बात करेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे ही चार्टर्ड एक्ट खत्म होंगे तो फिर कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा, सीधा ब्रिटेन के पार्लियामेंट का शासन होगा और फिर आएंगे भारत शासन अधिनियम। उन्हीं भारत शासन अधिनियम में एक आएगा कैबिनेट मिशन, जिसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। तब ये बन के तैयार होगा एक नवीन भारत। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास समाप्त करते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में।